आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 14 मई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी, जो आज सुर्खियां बनी। इस शो में आज आप देखेंगे यमन को इसराइल की बड़ी धमकी, मैक्रोन का नेतन्याहू को करारा थप्पड़, गजा से आई दिल तोड़ देने वाली रिपोर्ट और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसराइल के लिए सऊदी अरब और सीरिया के सामने रखी गई एक तारीखी डिमांड से जुड़ी खबर। तो चलिए करते हैं शुरुआत यमन की खबर से। यमन पर इसराइल ने धमकी भरा रुख इख्तियार करते हुए बड़े हमले का प्लान तैयार किया है। अब आईडीएफ का निशाना यमन के पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं। इसराइली फौज यानी आईडीएफ ने सीधी धमकी देते हुए कहा है कि जो सिविलियंस यमन के रास ईसा, हुदैदा और अल सलीफ इन तीनों पोर्ट्स पर हैं, वो फौरन वहां से निकल जाएं। इसका मतलब है इसराइल एक बड़ा हमला करने वाला है। आईडीएफ के अरेबिक स्पोक्सपर्सन ने ये कहा है कि हुथीज ने इन बंदरगाहों का इस्तेमाल टेररिज्म के लिए किया है, इसलिए हम वार्निंग दे रहे हैं कि इसे खाली कर दिया जाए। लेकिन असल में हो क्या रहा है? पहली बात, इसराइल इन्हीं पोर्ट्स पे पहले भी हमले कर चुका है, एयर स्ट्राइक्स कर चुका है। अभी इसी हफ्ते इसराइली एयरफोर्स ने इसी हफ्ते इन तीनों पोर्ट्स पे बॉम्ब बरसाए थे। दूसरी बात, ये इवैक्यूएशन वार्निंग तब दी गई जब हुथीज की तरफ से आज एक और मिसाइल लॉन्च की गई इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में, जैसे जेरूसलम, वेस्ट बैंक भी उसने लगभग कब्जा लिया है। वेस्ट बैंक, डेड सी, इन सब जगह सायरन्स बजने लगे और लाखों लाख शेल्टर्स की तरफ जो है सेटलर्स भाग गए, वहां जाकर उन्होंने पनाह ली। ये खबर हम आपको बता चुके हैं। तीसरी बात, इसके सिर्फ 13 घंटे पहले भी सायरन्स बज चुके थे तेल अवीव तक। लिहाजा पिछले कुछ घंटों में 3 मिसाइल अटैक होने से, हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक होने से इसराइल जो है वो भन-भना गया और उसने अब ये धमकी दी है। हुथीज की मिसाइल एग्जैक्टली कहाँ गिरी ये किसी को नहीं पता, लेकिन सवाल ये उठता है, जब मिसाइल अगर हवा में ही इंटरसेप्ट हो गई जैसा आईडीएफ ने कहा, तो फिर पूरे यमन के बंदरगाहों को बॉम्ब क्यों करना है, वहां पर बम क्यों गिराने हैं? ये डिफेंस नहीं बल्कि खुली जंग है, ये तो हमला है। जब गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड रोकी जा रही है, जब जॉर्डन से लौटे फिलिस्तीनी बच्चों का इलाज अधूरा छोड़ दिया जा रहा है, तब इसराइल यमन में नए मोर्चे खोल रहा है। ये न सिर्फ गजा से अटेंशन हटाने की कोशिश है, ध्यान हटाने की कोशिश है, बल्कि पूरे रीजन में अपना खौफ बैठाने की एक चाल भी है। दोस्तों, हुथीज के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे जाकर ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ मालूमात होगी। क्या उन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम से इसराइल के हमले भी रोक पाएगा यमन का अंसारुल्लाह मूवमेंट? आप खुद समझने की कोशिश करना। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। कभी यहाँ मुलाकात ना हुई तो वहाँ होगी। उसका लिंक आपको इस कमेंट, हमारा जो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स है उसमें पहला कमेंट आपको वही मिलेगा। मैंने ही किया होगा आज़ाद बोल इंडिया से, तो आप उसको जाकर क्लिक करें और वो से ज्वाइन करें। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया पर प्रेशर डाला है और कहा है कि इसराइल को तस्लीम करो। अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की भी सीरिया को दावत दी गई है ट्रंप की तरफ से। आज सुबह सऊदी अरब में एक अहम मुलाकात हुई अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा के बीच। अल-शरा से ट्रंप ने इसराइल को तस्लीम करने की अपील की। ही अर्ज। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि ये सीरिया के लिए एक हिस्टोरिक मौका है। ट्रंप ने अहमद अल-शरा उर्फ जोलानी को अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनने के लिए एनकरेज किया। ये वही अकॉर्ड है जिसके जरिए चंद 2, 3, 4 अरब ममालिक ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था, मगर फ़लस्तीन में जेनोसाइड शुरू होने के बाद इस अकॉर्ड पर सवाल उठने लगे थे। व्हाइट हाउस से आए बयान के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि सीरिया के पास एक ज़बरदस्त मौका है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ हिस्टोरिकल यानी तारीख़ी काम करें। लेकिन दोस्तों, इस तारीख़ी ऑफ़र के पीछे जो जियोपॉलिटिक्स है वो साफ है। इस ऑफ़र का मकसद है इसराइल के लिए अरब सपोर्ट बनाना और गजा में हो रहे कत्लेआम को इग्नोर करना। सीरिया की तरफ से अब तक इस ऑफ़र पर कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है। अहमद अल-शरा ने ना इसे तस्लीम किया है, ना ही इससे इनकार अभी तक किया है। सोचेंगे, विचारेंगे, फिर अपना जवाब देंगे। खैर, रीजन में इस मूव को लेकर एक नया सियासी तूफान जरूर उठ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे से जुड़ी एक और खबर सुन लीजिए, और अब्राहम अकॉर्ड से भी। अपने मिडिल ईस्ट दौरे के दौरान रियाद की एक इन्वेस्टमेंट समिट में
अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही पुराना राग छेड़ दिया कि सऊदी अरब भी अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन कर ले। ट्रंप ने कहा, ये मेरी ख्वाहिश है, उम्मीद और ख्वाब सभी है कि सऊदी अरब भी जल्द ही इसराइल से रिश्ते बनाए, उसे एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करे, अब्राहम अकॉर्ड को साइन करे। लेकिन इस बात में एक ट्विस्ट था। ट्रंप ने साथ ही ये भी कह दिया कि हम जानते हैं कि आप यानी सऊदी अरब अपने वक्त पर ही ये फैसला करेगा कि उसे कब इसमें आना है या नहीं आना है। खैर, इस एक जुमले में वो सब कुछ छुप गया जो दुनिया कहना चाहती है कि गजा में खून के दरिया बहाने वाली नेतन्याहू की हुकूमत के साथ सऊदी अरब फिलहाल कोई भी ताल्लुक नहीं बनाना चाहता। ट्रंप ने अपनी स्पीच में इसराइल का सिर्फ एक बार नाम लिया, वो भी इसलिए कि लोगों का गुस्सा कहीं इसराइल पे निकल ना जाए। क्या है ट्रंप का असली मकसद, वो समझिए। अब्राहम अकॉर्ड्स को अमेरिका एक क्राउन ज्वेल, यूं समझिए कि एक ताज में लगे हीरे के तौर पर बेचता है। मतलब बड़ा बेशकीमती बताकर दुनिया का सबसे बड़ा काम है। ऐसा लगता है कि एक नया प्लेनेट अर्थ में लाकर यूं करके जोड़ दिया है, ऐसा सोचता है। इसराइल को भोकाल बना रखा है। तो एक क्राउन ज्वेल की तरह, एक क्राउन ज्वेल डील की तरह तौर पर भेजता है, जिसमें अरब मुल्कों को इसराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल करने और उसे तस्लीम करने को कहा जाता है, बिना फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत बनाए। लेकिन गजा में जारी कत्लेआम के बीच सऊदी अरब का स्टांस बिल्कुल साफ है। वो ये कि ये दोस्ती ज़बरदस्ती नहीं बनेगी, और जब तक फ़लस्तीन का मुस्तकबिल तय नहीं होता, फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत नहीं बनता, तब तक इसराइल से ताल्लुकात नहीं बनाए जाएंगे। तो ट्रंप चाहे जितनी स्पीचेस दे लें, सऊदी अरब ने फिलहाल ये क्लियर कर दिया है कि मासूमों का खून बहाने वाली इसराइली हुकूमत के साथ वो हाथ नहीं मिलाएगा। अब फ्रांस से नेतन्याहू को पड़े थप्पड़ से जुड़ी खबर सुन लीजिए। मैक्रोन ने ज़बरदस्त तरीके से शर्मसार किया नेतन्याहू को। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने गजा के हालात पर इसराइल की हरकतों और हमलों को शर्मनाक और नाकाबिले बर्दाश्त बताया है। मैक्रोन ने कहा है कि गजा में न पानी है, न दवा है, जख्मी बाहर नहीं जा सकते, डॉक्टर्स अंदर नहीं आ सकते। नेतन्याहू जो कर रहा है वो शर्मनाक है। ये एमैनुअल मैक्रोन के लफ्ज़ हैं। मैक्रोन ने कहा कि मैं नेतन्याहू से बेइंतहा गुस्सा हूँ, लेकिन वो हम पर नहीं, अमेरिका के हथियारों पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर नेतन्याहू और इसराइल यूरोप के हथियारों पर डिपेंड होता तो मैक्रोन कह रहे हैं कि हम कुछ नकेल डालने की कोशिश करते, और इसी तरीके से वो बता रहे हैं कि अमेरिका कोई नकेल नहीं कस रहा, इसलिए वो खुला सांड है। मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका के पास अभी भी वक्त है कि वो कुछ करे। दुनिया बोल रही है गजा में जुल्म हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू को दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ट्रंप अब तक खामोश है। अब गजा के अंदर के हालात समझ लीजिए। गजा में कहत का मंजर है। 4.25 लाख लोग भूख के इंतहाई स्टेज पर हैं। IPC यानी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी के मुताबिक गजा में 4,70,000 लोग कैस्ट्रॉफिक भूख का शिकार हैं, मतलब शिद्दत की भूख का शिकार हैं, जबकि पूरी आबादी को सख्त फूड इनसिक्योरिटी का सामना है। 71,000 से ज़्यादा बच्चों और 17,000 माँओं को फौरी तौर पर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन का इलाज चाहिए। सबको कुपोषण हो रखा है, जबकि एजेंसीज ने 2025 के शुरू में अंदाज़ा लगाया था कि 60,000 बच्चों को इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिपे लाज़रानी ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के इस दावे को रद्द कर दिया है कि गजा में हमेशा काफ़ी खाना रहा है। नेतन्याहू कहता है कि कभी कोई भुखमरी नहीं हुई गजा में, ना अब हो रही है, खूब खाना है। लाज़रानी ने कहा कि जब भी UNRWA या किसी UN एजेंसी के ज़रिए खाना तकसीम होता है तो वो सीधा उन लोगों को दिया जाता है जिनको वाकई ज़रूरत होती है। फ़िलहाल ज़रूरत अब सबको है, और खाने के नाम पर कुछ नहीं। गजा की एक माँ की फरियाद आपको सुनाता हूँ, जो अपनी बच्ची के लिए ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है। ये स्टिल उसी का ही है। गजा की एक मजबूर माँ ने अपील की है कि उसकी बेटी नादा मोहम्मद मादी को फौरी तौर पर जॉर्डन ले जाने दिया जाए, क्योंकि उसकी गर्दन में एक तेज़ी से बढ़ते हुए ट्यूमर ने उसकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी है। नादा का नाम उन सफ़र करने वाले बच्चों की लिस्ट में था जिन्हें इलाज करवाने के लिए बाहर ले जाने की इजाज़त मिली थी, लेकिन रवानगी के चंद घंटे पहले
उसका नाम बिना वजह हटा दिया गया। मां के मुताबिक नादा को अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, ना इलाज मिल रहा है, ना जाने दिया जा रहा है और वक्त हर सेकंड के साथ हाथ से निकलता जा रहा है। नादा सांसें गिन रही है। अब एक और खबर जिसने मुझे परेशान किया कि इसराइली हमले के दरमियान 17 बीमार फ़लस्तीनी बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ इलाज के लिए जॉर्डन गए थे, उन्हें मंगल को वापस गज़ा भेज दिया गया। बिना इलाज मुकम्मल किए वो सब गज़ा लौटा दिए गए। ये बच्चे 4 मार्च को पहले मेडिकल इवैक्यूएशन ग्रुप के साथ जॉर्डन पहुंचे थे, लेकिन इलाज पूरा हुआ ही नहीं। एक वालिद ने बताया कि उनके बच्चे की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई, इलाज अधूरा छोड़ दिया गया। एक मां ने कहा कि उनकी बेटी के जिस्म में एक बॉम्ब का जो शार्पनर फंसा था, उसे अभी भी निकाला नहीं गया। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब ये लोग वापस गज़ा लौटे तो कुछ न्यूज़ नेटवर्क की न्यूज़ के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने उनके पैसे और सामान छीन लिए। बेइलाज, बेसहारा और अब बेसामान गज़ा के ये बच्चे क्या सिर्फ किसी रिपोर्ट का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? क्या इनकी तरफ कोई ध्यान से देखेगा, इनको सुनेगा भी? और सवाल तो ये है कि जॉर्डन से इन्हें गज़ा भेजा क्यों गया? अगर जॉर्डन इनका इलाज नहीं करवा पा रहा था तो गज़ा क्यों भेजा? एक ही कोई मरता ना, बाकी तो जिंदा रहते जो तीमारदार थे। अब तो किसी की भी जिंदगी का भरोसा नहीं। सलामत रहिए, खुश रहिए और दुआ करते रहिए।